ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से जमुई में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, काफी निंदनीय है। हर तरफ इसकी निंदा हो रही है, लेकिन यह पहली घटना नहीं है। जरा हम कुछ मुख्य घटनाओं पर नजर डाल लें कि बिहार में किस तरह से बिहार पुलिस बर्बर होती रही है। जरा देखिए। 1 जुलाई 2013 जमुई के कैदी मुन्ना की पीएमसीएच में मौत। कैदी मुन्ना के शरीर में डाला गया था पेट्रोल और मिर्च। 23 जून 2013 बगहा गोलीकांड। 7 आदिवासियों को पुलिस ने खून डाला। 31 मई 2013 मोकामा में कथित पुलिस मुठभेड़ में 2 की मौत। जारी है सीआईडी जांच। 25 जनवरी 2013 शेखपुरा के मुकेश कुमार बना पुलिस का शिकार। इसके शरीर में डाला था डंडा। 14 सितंबर 2012 मुंगेर पुलिस ने भी किया मानवाधिकार का हनन। एक युवक के पेट पर रखकर लाया थाना। 3 जून 2011 फारबिसगंज गोलीकांड। पुलिसिया हिंसा की इंतहा। 16 सितंबर 2011 नालंदा के नूरसराय में पुलिस का महिलाओं पर अत्याचार। तो यह हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया कि कब कब कैसे कैसे बिहार पुलिस बर्बर हुई है। जरा यह रिपोर्ट देख लीजिए आप। बिहार पुलिस, जिसके ऊपर 10.5 करोड़ बिहारियों की रक्षा की जिम्मेवारी है। जिम्मेदारी है लोगों के आबरू की रक्षा करने की और लोगों के जानो माल की। लेकिन अब यह बन गई है भक्षक। जी हां, रक्षक बना भक्षक। हम यूं ही नहीं कह रहे। याद कीजिए फारबिसगंज गोलीकांड। देखिए कैसे यह जवान घायल युवक पर उछल रहा है, बेरहमी से रौंद रहा है और वहां मौजूद पूरा पुलिस महकमा बस तमाशबीन बना रहा है। अब देखिए बगहा गोलीकांड, जहां बिहार पुलिस के जवानों ने कैसे निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलाई और देखते ही देखते मौत के घाट उतार दिया 7 लोगों को। आपको अब कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा साफ दिखेगा। ये देखिए नालंदा के नूरसराय की घटना, जहां कैसे पुलिस के जवानों ने निहत्थे महिलाओं पर अपनी फुर्सत दिखाई। अब देखिए पिछले दिनों पटना में नियोजित शिक्षकों पर पटना पुलिस की मर्दानगी। जरा एक और तस्वीर देखिए मुंगेर की, जहां 14 सितंबर 2012 को एक पुलिस वाला कैसे एक युवक के पेट पर पैर रखकर ले जा रहा है। आपको यह भी याद होगा पिछले दिनों मोकामा में हुए फर्जी इनकाउंटर की जांच सीआईडी कर रही है। और उसके बाद जमुई में जो कुछ भी हुआ वह खुल्लम खुल्ला मानवाधिकार का उल्लंघन है। अब जरा सोचिए, क्या एक लोकतांत्रिक देश की पुलिस से ऐसे कुकृत्य की कल्पना की जा सकती है? और जिस तरह से अमानवीय, क्रूर और बर्बर चेहरा बेनकाब हुआ है, साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाली यह बर्बरता हर एक जागरूक व संवेदनशील जनता को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे छद्म लोकतंत्र में जी रहे हैं। जहां पुलिस का जवान घायल के जिस्म पर तांडव नृत्य करता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। चलिए, तो आपने देखा जिस तरह से रिपोर्ट देखा, लेकिन हम एक और भी तस्वीर दिखाते हैं कि पुलिस इनकाउंटर जब करती है तो कैसे करती है। ये आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा वो तस्वीर आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये सूट एंड सिविल लाइंस के नाम से फेमस है। जरा देखिए, एक युवक जो है हाथ उठाए, और ये घटना है 1 अप्रैल 2011 की। ये हालांकि बिहार की घटना नहीं है, लेकिन ये पुलिस का जो बर्बर चेहरा है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक जवान जब सरेंडर करने आता है तो पुलिस के जवान उस पर फायरिंग करते हैं। तो ये चेहरा है हमारी पुलिस का, देश की पुलिस, और इस तरह से रवैया अपनाती है। अगर आप सरेंडर करने जा रहे हैं तो ये स्थिति है, अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं, जेल में जाते हैं, जेल से बाहर उठाकर लाती है, उसके बाद जो करता है पुलिस, जो पुलिस करती है वो सबके सामने। हमारे साथ हैं विधि के जानकार हैं, जरा उनसे भी हम चर्चा कर लें। नवीन जी, ये जो घटनाएं घटी हैं वाकई में शर्मनाक है, कानूनी रूप से पूरी तरह से गैर, कहा जाए कि मानवाधिकार का हनन है। इस क्षेत्र में पुलिस पर और कौन कौन से धाराएं लगते हैं और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला चाहे पुलिस का हो या आम जनता की हो, किसी के लिए कानून में आईपीसी के तहत सभी की धाराएं सभी पर लागू होती है। और इसमें ये मामला जो है अनुसंधान के दौरान इन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। जब कोई सीजीएम किसी को सुपुर्द करता है रिमांड पे, तो उसकी मेडिकल फिटनेस होती है, मेडिकल फिटनेस के बाद उसको ले आया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपने देखा कि 20 को वो सरेंडर करता है, पुलिस हाईली इंटरेस्टेड थी, उसी दिन उसको रिमांड पर लेती है और उसको 2 दिन लगातार पिटती है, अमानवीय व्यवहार करती है, उसके पर्सनल पार्ट्स को डैमेज किया जाता है, और उसके बाद सबसे क्रूरतम है पुलिस को मिलाकर करके सही रिपोर्ट दे करके कि वो फिटनेस में उसकी सही है, और उसको फिर जेल में भेजा जाता है। उसकी स्थिति को देख कर आपने देखा होगा कि कैदी लोग वहां का जो है काफी भड़क उठे और अनशन तक पर बैठ गए। उसके परिवार वालों ने जब विरोध किया, उसके बाद ही पुलिसिया जुर्म जो है शर्मसार करती है। पुलिस वालों के खिलाफ जब देखा कि अब वो मरणासन स्थिति में है, तब जाकर के उसको 23 तारीख को पीएमसीएच में रेफर किया गया। ये तो 302 का स्पष्ट मामला बनता है, और इसमें मेरा मानना है कि ये 120V के तहत इसके हायर अथॉरिटी को इसमें ये करना चाहिए। दरोगा और अनुसंधानकर्ता तो ऊपर के दबाव में बंधे रहते हैं, और ये मामला चूंकि अपने स्किन को छिपाने के लिए इन्होंने ऊपर के पदाधिकारी के डायरेक्शन पर इस तरह का कुकर्म किया है, इसलिए इसमें एसपी और आईजी स्तर का इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, एसपी और आईजी स्तर के अधिकारियों को भी इसमें सम्मिलित करना होगा और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जरा बिहार के डीजीपी अभयानंद जी ने जब ये पूरी घटना को सुना, उन्होंने क्या कहा है, जरा ये सुन लेते हैं। और साथ ही साथ हम जरा अदनान जी हमारे पीसीआर में बैठे हुए हैं, जरा मैं ये भी कहूंगा कि डीजीपी के साथ साथ नरेंद्र सिंह जो कृषि मंत्री हैं, जमुई से आते हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा उनकी भी बात आप सुनवा दें। निश्चित रूप से बहुत सीरियस कंसर्न है कि क्यों पुलिस पदाधिकारीगण जो फील्ड में हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून से ही पुलिसिंग की जाती है। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि उनमें इस तरह की भावना क्यों आ जाती है कि वो कानून से हट करके पुलिसिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत मीटिंग बुलाई, डीजीपी, होम कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी को, और फैसला ले लिया इस पर कि वो दोनों पर वारंट भी इशू हो गया, एक गिरफ्तार हो गया और बॉडीगार्ड से एसपी का गिरफ्तार हो गया, और एसपी को भी तबादला कर दिया गया है, और उसके सस्पेंशन की कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन नंबर 2 कि वो जो दारोगा इसमें एक्यूज है दोनों थाने का, गिद्धौर और जमुई, जो मारपीट में संलिप्त थे, वो दोनों पर 302 का मुकदमा चालू कर दिया, शुरू हो गया, वारंट इशू हो गया, वो दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस 3 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर उनको जेल भेजेगी। रवैया कोई आज का नहीं है, ये हज़ारों साल का रहा है पुलिस रवैया, और कभी पुलिस पर कार्रवाई इस तरह से नहीं होती है जो कार्रवाई आज हो रही है। पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैया रही है। पुलिस का बर्बरतापूर्ण रवैया रही है, नरेंद्र जी का कहना है। सवाल ये है कि आप सरकार में हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और पुलिस का ये रवैया होता है तो फिर उसको रोकेगा कौन? मृत्युंजय जी देखिए, ये अभी नरेंद्र सिंह गए थे देखने के लिए, और पीएमसीएच में इनको भागना पड़ा। जो जनता का आक्रोश था
और इसलिए ये सरकार जो है एक तरह से निरंकुश हो गई है। और इसलिए हम कहते हैं नीतीश जी को कि बिहार की जनता ने की वफा, बिहार की जनता ने की वफा, फिर क्यों तुमने की बेवफाई, और कांग्रेस की गोद में जाकर क्यों कर रहे हो बिहार की जग हसाई। और आज बिहार जो है इनके लगाम से छूट गया है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस बिहार में अमन और चैन था, उस बिहार में इस प्रकार के लगातार बाघा की घटना घट रही है, पटना की घटना घट रही है, नवादा की घटना घट रही है, जमुई की घटना घट रही है। जैसे लग रहा है कि बिहार के बाहर के लोग जब बिहार का यह तस्वीर देखते होंगे तो कितना उनको दुख लगता होगा कि जिस बिहार की जनता ने इस प्रकार का एक वातावरण बिहार के अंदर बनाया था। कांग्रेस के भाई मत बोले, इन्हीं के गोद में जाकर सब गड़बड़ हो रहा है। कांग्रेस की डाइन रूपी स्वरूप जो है उस बिहार को निगलने जा रही है। जिस बिहार में यही कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बिहार को निगलने का काम किया, वही कांग्रेस अब जदयू के साथ। इस वक्त फारबिसगंज कांड हुआ तो उस वक्त आप थे? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, इंडिया 2 में जो घटना घट रही, बार बार जिस प्रकार की घटना, हम तो कह रहे हैं जिस प्रकार की घटना घटी हमने इससे छोड़ने का, त्यागने का संकल्प लिया। और इसलिए माननीय सुशील कुमार मोदी जी 8 तारीख को अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आप छोड़े नहीं, निकाले गए, लेकिन आप फिर चिपक गए। नहीं, हम चिपके नहीं, हम तो पहले इनके सवालों का जवाब दे देते हैं। इन्होंने बड़े अच्छे से बात कहा कि अभी 8 दिन इनको नहीं है, जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है कि बिहार इनको सत्ता से अलग हुए, और जितनी बुराई है सब नीतीश कुमार में इनको नजर आने लगी है। फारबिसगंज कांड में गोली मार के पुलिस वाला सीने पर रौंदता रहा, इनके आंख में पट्टी बंधी रही, और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं वहां कोई अन्याय नहीं हुआ है, चूंकि सुशील मोदी के लोग वहां पर इन्वॉल्व थे इसलिए इनको नजर नहीं आया। इसके बाद लगातार काम होता रहा, और इस बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक कलर देने के लिए करने का काम कर रहे हैं कि हमने हट गए। अरे नीतीश कुमार ने गर्दनिया दे के निकाल दिया, ये क्यों नहीं कहते हो कि निकाल दिया गया? आप बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार गलत काम कर रहे हैं, जनता का विश्वास मिला है साथ में, हम साथ में रहना चाह रहे हैं, हम पैर पकड़ के रहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये निकाले गए तो कह रहे हैं कि हमने साथ छोड़ दिया। तो अगर आपको अपने अपमान का भी इतना दर्द नहीं है कि अपमानित होकर आप निकाले गए हैं, तो फिर इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आज के डेट में यह घटना जो जमुई में घटी है, यह निंदनीय घटना है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह गलत बोल रहे थे वहां पर कि दरोगा पर एफआईआर हो गया और बॉडीगार्ड। अरे भाई, डायरेक्ट वहां एसपी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट एसपी के इंस्ट्रक्शन पर यह कार्रवाई हो रही है, इसलिए एसपी पर एफआईआर होना चाहिए। बिल्कुल आपके पास आते हैं, आपके वक्त थोड़ा कम। कमलेश जी, वैसे स्थिति में हालांकि अभयानंद जी ने भी कहा है कि क्यों बेलगाम हो जाती है पुलिस, सवाल ये उठता है कि जब डीजीपी अभी तक क्यों पर अटके हुए हैं, वहां की पुलिस तो बेलगाम होगी ही। सवाल यह है कि ऐसे इस सिस्टम को सुधारा कैसे जाए। अभयानंद जी क्यों, क्या और कैसे की बात हमेशा करते रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब रणवीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर सिंह की हत्या हुई थी, तो इसी डीजीपी अभयानंद के धक्का मुक्की रणवीर सेना के लोगों ने आरा में की थी। और पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होती है। जब सरकार उनके गुंडागर्दी को प्रश्रय देने को तैयार हो, लोगों ने देखा कि 3 घंटा तक रणवीर सेना के लोगों ने जो भाजपा के संरक्षण में काम करते हैं, कैसे पटना में उत्पात मचाया, आगजनी की, पुलिस आउटपोस्ट को जलाया, लूटपाट की, और सब लोग चुपचाप बैठे रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एसपी का बॉडीगार्ड तो एसपी के साथ रहता है। तो अगर बॉडीगार्ड पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो एसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? तो एसपी को बचाने की पूरी कोशिश क्यों की जा रही है? थानेदार पर मुकदमा के दर्ज के साथ साथ एसपी पर सीधा हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और नरेंद्र सिंह का बयान चालबाजी के साथ भरा हुआ है, अवसरवाद के साथ भरा हुआ है। ये नरेंद्र सिंह जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई दबाव बनाए रखना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि आपको अगर अपने जनता से इतना ही प्रेम है तो आप सरकार से बाहर क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी 8 दिन पहले अलग हुए हैं, आज वो बात कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, कांग्रेस और भाजपा ने इस देश में तो अद्भुत राजनीति किया है। अगर भाजपा के साथ जो लोग सटे हुए हैं बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस कहती है वो गंदे हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ फंसे हुए हैं तो भाजपा वाले कहते हैं वो गंदे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस के गंदा खेल का सबसे बढ़िया जगह अगर समझना हो तो बिहार से ज्यादा बेहतर नमूना और कोई नहीं हो सकता है। और पूरे बिहार को भाजपा और कांग्रेस ने लालू यादव और
नीतीश कुमार के शासनकाल में जंगल राज में तब्दील करके रखा है, बिहार को बर्बाद करके रखा है, जहां तमाम तरह के मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। और हमने देखा है कि फॉरबिसगंज से लेकर के और बगहा होते हुए आप नूरसराय, औरंगाबाद, जमुई, शेखपुरा, नवादा, तमाम जगह घटनाएं, स्वयं पटना में शिक्षकों की जिस तरह से पिटाई की गई, आशा महिलाओं की जिस तरह से पिटाई की गई, या कोई अपने सवाल को लेकर के जब उतरता है तो यह बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले अहंकार की भाषा में बात करते थे और मुस्कुराते थे, आज लाचार और बेबस की तरह मुस्कुराते नजर आते हैं। यह मुख्यमंत्री बिहार का क्या कल्याण करेंगे? सवाल ये मैं ये जानना चाहता हूं, पुलिस को आखिर कैसे सुधारा जाए? ये जो बिहार का मुख्यमंत्री अब निर्दलीय के घर में जाकर के और अपना सरकार बचाने का प्रयास कर रहा हो और कांग्रेस के दुआरी पर जाकर के चमचई कर रहा हो, वह बिहार के विकास की क्या बात करेगा? और जहां तक बात रही पुलिस की, तो पुलिस बिहार में बेलगाम इसलिए हो गई है कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। गुंडे और पुलिस दोनों यहां बेलगाम हो गए। एक समान दिख रहे हैं आपकी नजर में। पुलिस को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उसको समझाया जाए कि भैया तुम जो कर रहे हो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और गलत है? नहीं, पुलिस समझाने की चीज नहीं है, उस पर शासन करने, प्रशासन पर शासन करने की आवश्यकता है। हम एक ये बात कहना चाहते हैं, अभी हमारे भाजपा के बंधु भी बोल रहे थे, देखिए जेडीयू और भाजपा दोनों एक साथ रही है, दोनों उन्मादी पार्टी है। अभी अलग होके नीतीश जी का चेहरा नजर आ रहा है। जब तक नीतीश जी के साथ भाजपा थी, उनका भी वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। इसके पहले आप एक रामविलास सिंह आरटीआई के कार्यकर्ता थे, वो जब आरटीआई में सवाल पूछते थे तो उनके ऊपर आया जान मारने की धमकी, तरह तरह का। पहले तो समझौता करने का प्रलोभन दिया गया, जान मारने की धमकी दी गई, उस पर भी वो नहीं माने, तो उनको लास्ट में वो कई जगह आवेदन भी दिए। उन्होंने पहले अपनी हत्या की आशंका जाहिर किया पदाधिकारियों के पास, लेकिन यहाँ सरकार रहे तभी तो उसकी रक्षा हो। बीजेपी अलग होने के बाद आज आरोप लगा रही है, निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह का बयान गलत है। उन्होंने जो यहाँ बयान दिया, सच्चाई क्या है, वास्तव में केस हुआ है नहीं हुआ है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान वहां की जनता के आग को ठंडा करने का सिर्फ बयान है। क्योंकि आज भी जो वो बोल रहे हैं कि उस पर केस किया गया है कुछ पदाधिकारियों पर, तो वहां की जनता आंदोलित है। 144 धारा वहां लगा हुआ है और उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। तो जब तक ये नीतीश जी बीजेपी के साथ रही, बीजेपी आज अलग होके बोल रही है, जब तक साथ थी, आग को सुलगाने का काम किया। जैसे आग धधकने लगी, बीजेपी अलग हो गई और कह रही है देखो आग लगा, देखो आग लगा। सच्चाई है कि ये भी जब इनकी सरकार यहां पर बनेगी या बनने की जो बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हवा चलेगी, तो उन्मादी वो भी हैं। जब उनकी सरकार आएगी तो वो भी इसी तरह से, और जब ये अलग उनसे हुए तो ये भी उन्हीं के चट्टे बट्टे, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों का वही है। मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस सुधरेगी कैसे? पुलिस तभी सुधरेगी जब जो सत्ता में बैठे हुए हमारे लोकतंत्र से, जो जनता से चुनकर आई हुई हमारी सरकार है, अगर वास्तव में वो ईमानदारी दिखाए, ईमानदारी से कोई काम करे, ईमानदारी से पदाधिकारियों का स्थानांतरण करे, पोस्टिंग करे, और ईमानदारी के साथ अगर वो गलती करता है तो उसको दंडित करे। और जब तक दंडित नहीं करेगी सरकार हमारी, चाहे वो गुंडा हो, चाहे गुंडा के रूप में हमारे पदाधिकारी हो, उस पर जब तक दंडित नहीं किया जाएगा तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है। एक मैं और आपकी मीडिया पर भी बोलना चाहता हूं, ये आज जो इतना बिहार में आग लगा हुआ है, मीडिया भी इसके लिए दोषी है। आप साल डेढ़ साल से आप जगे हैं, नींद से जगे हैं। निश्चित रूप से साल डेढ़ साल आपने काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन इसके पहले जब ये सरकार यहां बनी, आप लोग इस तरह से महिमा मंडित किए और जो इनकी कमियां थी उसको छुपाने का कोशिश किए। पूरे हिंदुस्तान, ऐसा हमने नहीं किया, हमने अब पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। जो हो रहा था, घटनाएं तो उस समय से भी घट रही थी। आज जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं हैं, ये गलत हो रहा है। लेकिन आज ये बड़ा केस है, इसको आपने हाईलाइट किया। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के यहाँ अगर नौकरानी के साथ उस तरह से उसको उतना मीडिया में जगह नहीं मिल पाया, और जगह नहीं मिल पाया तो फिर उस आईएएस अधिकारी को मानवाधिकार के खिलाफ ले कौन जाएगा? ये आपकी जवाबदेही है। और लोकतंत्र में आप चौथे खंभा हैं। आप जिस तरह से जागरूक हैं, बराबर अगर इस तरह से जागरूक है तो निश्चित रूप से इस सरकार पर क्या, आने वाली किसी सरकार पर हमेशा लगाम लगी, हमें हमेशा लगाम लगा। मदन जी, ये स्थितियां हैं, अब ऐसे में जरूरत पड़ती है कि पुलिस को हम कैसे लाइन पे लाएं। ये सबसे बहुत जरूरी अहम हिस्सा है। हम पुलिस को बाहर भी नहीं कर सकते, तो उसको
कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको सिस्टम में कैसे लाया जाए? देखिए, पहली बात तो हम ये कहें आपको, अभी आपने जो दिखाया अभयानंद जी का बयान, तो अभयानंद जी के बारे में तो मेरी धारणा ये है कि वो माने एकदम कहिए कि बहुत घटिया स्तर के वो डीजीपी साबित हुए। वो अच्छा होता वो पढ़ाने का काम करते हैं, वो पढ़ाने का काम करें। इसमें तो उन्होंने बहुत घटिया रोल अदा किया है और कभी भी वो बहुत सीरियसली बात नहीं करते हैं। आप जब भी उनका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, वो कभी सीरियस नहीं रहेंगे, एक ही ढंग की प्रतिक्रिया रहती है। दूसरी बात है कि देखिए, पुलिस रिफॉर्म की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु का एक केस महत्वपूर्ण केस है, प्रकाश सिंह का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के बारे में बाकायदा एक डिटेल गाइडलाइन दिया है। आपको बता दें कि 2007 में नीतीश कुमार ने यहाँ पुलिस एक्ट में संशोधन किया है। उसको और डेमोक्रेटिक बनाने की जगह उसको और ज़्यादा निरंकुश बना दिया है, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार दिया है, पुलिस का और ज़्यादा उपयोग करने का उन्होंने उसमें तरीका बनाया है। तो हमारा मानना है कि पुलिस सुधार तभी होगा जब यहाँ के जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहेगा, पूरे इंस्टीट्यूशंस को। ये चाहते नहीं है, पुलिस को अपने पावर गेम के लिए यूज करते हैं। ये सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये सभी राजनीतिक दलों का ये चरित्र रहा है और नीतीश कुमार के शासन में तो ये इतना बर्बर ढंग से सामने आया है, जिसकी बहुत सारी घटनाओं को आप गिनाएं और बहुत सारी घटनाएं आप छोड़ चुके हैं, इसलिए कि वो संभव नहीं है। तो मेरा ये कहना है बार बार कि इसमें पुलिस को आप कैसे सुधारेंगे? पुलिस का डेमोक्रेटिक चेहरा बन रहा है, ये कैसे आंका जाएगा? जब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन लेकर के जा रहा है, पुलिस का उस पर लाठीचार्ज करती है और आप कहते हैं कि बहुत ठीक किया, एकदम जरूरी था करना। इसका मतलब है कि आप पुलिस को अनडेमोक्रेटिक बना रहे हैं। अगर गोली चल रही है, कस्टडी डेथ हो रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है और आप उस पर पुलिस जो है साठगांठ की हुई है, तो आप रोजमर्रे की घटनाओं में पुलिस को बर्बर बनाते हैं और इसलिए बनाते हैं कि आप उसका इस्तेमाल अपने पावर गेम के लिए कर सकें। परमेश्वर मुखिया की घटना के बारे में ठीक है कमलेश जी ने कहा, वो क्या था? पावर गेम था। फारबिसगंज की घटना क्या थी? पावर गेम है। और अभी बाघा में जो कार्रवाई हुई वो भी पावर गेम है, इसलिए कि वो चुनावी वर्ष है। आजकल नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स देखिए, उनके पास मेजोरिटी भले हो, डेमोक्रेसी में किसी भी शासन को, किसी भी पार्टी को रूल करने के लिए एक पीपुल्स की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की जरूरत होती है। वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नीतीश कुमार खो चुके हैं और इसलिए अब वो बहुमत में हो सकते हैं, बहुमत में होना वो संख्या का खेल है, लेकिन आज के दिन में उनकी कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है शासन करने की। नतीजा ये है कि चुनाव वर्ष में वो हताश और निराश हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कुछ खास निकलने वाला नहीं। कुछ खास नहीं। आप एकदम आखिरी चाहेंगे कि आखिर पुलिस को संभालेगा कौन? अभी आपके चैनल के माध्यम से जो डीजीपी का बयान देख रहे थे, लग रहा था कि कोई असहाय व्यक्ति अपना बयान दे रहा है प्रेस के साथ। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की बात है, कैबिनेट बैठेगी और उसके बाद तय होगा कि पुलिस में क्या रिफॉर्म्स है। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कि 90% पुलिस की बर्बरता कम हो जाएगी अगर जमुई के एसपी बनवाल पर 302 का मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाएगा, तो दूसरे दिन से इस पर कम एकदम लास्ट प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे कैसे रोका जाए इसे? देखिए, पुलिस मैनुअल में सारा चीज स्पष्ट है और इसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस के वरीय पदाधिकारी को बीच बीच में अपने पदाधिकारियों का सुपरवाइज करना चाहिए कि उनके पदाधिकारी पुलिस मैनुअल के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं। अभी क्या होती है कि राजनीतिकरण हो जाता है, पुलिस के पदाधिकारी अपने हिसाब से नहीं काम, पुलिस मैनुअल के हिसाब से नहीं काम करके उनके इशारे पर काम करना शुरू करते हैं और ये स्थितियां बनती है। तो ये इस तरह की स्थितियां बनती हैं। पुलिस जब अपने सिस्टम पर, अपने कायदे कानून पर जब नहीं चलेगी और राजनीतिक लोग जब इसका राजनीति की तरह से अपने फायदे के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, तो स्थितियां ऐसी बनेंगी। लेकिन जो घटना घटी है जमुई में, वाकई में निंदनीय है और कोशिश सरकार की ये होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर यथाशीघ्र रोक लगे और आइंदा इस तरह की घटनाएं न हो। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपकी आवाज का वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।